नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, सीज फायर की तो खूब चर्चा हो रही है देश भर में, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है। और उसके बाद कल की बात करें तो तत्काल 5 बजे की बात, 10 तारीख को 5 बजे से सीज फायर पूरी तरह से इसको लेकर जो एका हुआ है, एक बात हुई है कि नहीं, अब हम किसी भी देश पर हम हमला नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार से मिसाइल नहीं। फिर भी 3 घंटे के बाद, कल की बात करें तो 3 घंटे के बाद ही जिस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, इसकी भी खूब चर्चा हो रही है। और चर्चा ये भी है कि जिस तरह से अमेरिका को इस जो युद्ध की स्थिति बनती दिख रही थी, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमला था, करारा हमला था, और जिस तरह से पाकिस्तान में जो हड़कंप मचा और पाकिस्तान की ओर से ये चिल्लाया गया कि सीज फायर, और इसको लेकर जो हालांकि हो सकता है कि अमेरिका को भी इसमें सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने कहा हो, लेकिन कुल मिला के कहा जाए कि मध्यस्थता करने के लिए अमेरिका को आना पड़ा और उसके बाद उन्होंने सीज फायर की बात की। और फिर अगर कहा जाए पिछली रात को तो कुछ सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से विशेष नहीं किया गया है, लेकिन इस पाकिस्तान पे भरोसा करना भी मुश्किल सा है। अभी बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर से पहले, लेकिन उसके बाद अभी पूरी तरह से पाकिस्तान झुक गया है। और इसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे, आखिर क्या कुछ होगा आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो सीज फायर है। और किस तरह से जो बैठकों की बात करें तो बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अहम बैठक, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे और तीनों सेनाओं के प्रधान भी वहाँ पर मौजूद रहे। बहुत ही ख़ास अहम बैठक। इसमें क्या कुछ आगे की रणनीति होगी भारत की ओर से, ये अब हो रहा है। और एक बात और भी है, जिस तरह से विपक्ष की ओर से लगातार अब ये आवाज़ भी उठाया जा रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है कि सीज फायर क्या ज़रूरत था अमेरिका की बात मानने का, आपने सीज फायर क्यों माना, इसको लेकर भी अब चर्चाएं हो रही है। विपक्ष सीधे सीधे अब सत्ता पक्ष पर भी हमलावर है। लेकिन अब बात ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच फ़िलहाल किसी भी प्रकार से जो मिसाइल्स हैं, चाहे ड्रोन हैं, वो नहीं चल रहे। हमारे साथ JLKM के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, अगर कहा जाए, देखिए सीज फायर कितना ज़रूरी था भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए, और इसमें क्या जो जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बीच में आना पड़ा ये मध्यस्थता करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सुधरने वाला देश तो है नहीं। और 3 घंटे कल की ही बात करें, सीज फायर का उल्लंघन किया और इससे पहले भी कई सीज फायर का उल्लंघन किया। क्या आपको लगता है पाकिस्तान सुधरेगा? जी नहीं, हमको लग रहा है कि पाकिस्तान नहीं सुधर सकता है, लेकिन सीज फायर का हम लोगों ने भी स्वागत किया था। मैंने आपके ही चैनल पे कहा था कि JLKM इसका स्वागत करती है। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अभी जिस ढंग का समाज का जो और देश के अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है अभी, वो अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है और एक लंबा युद्ध किसी भी देश के हित में नहीं है। एक दूसरी बात, लेकिन जब युद्ध पाकिस्तान के साथ हो तो भरोसा करना गलत होता है। हमने कल भी बहुत सारे चैनल्स पे भी कहा था, अपने सोशल मीडिया साइट्स पे भी लिखा था कि सीज फायर का हम लोग भले स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इस बात को देखिए, बहुत सारे लोगों ने सीज फायर के बाद अपना स्टैंड बदला है, बट झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इस मामले पर एकदम स्पष्ट है कि सीज फायर होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के मामले में सरकार को सतर्क भी रहना चाहिए। जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो पहले के हमारे जनरल VP मलिक रह चुके हैं या रिटायर्ड जनरल नरीमन रह चुके हैं, एक और डिफेंस बड़े एनालिस्ट हैं ब्रह्मा चेलानी, ये लोग कोई भी सीज फायर के फेवर में नहीं है और फेवर में नहीं थे। और इसके पीछे रीजन ये था कि इन लोगों का एक एक्सपीरियंस है इंडो पाक रिलेशन को स्टडी करने का। अगर जनरल VP मलिक की बात करें, जनरल नरीमन की बात करें, रिटायर्ड जनरल की, तो इन लोगों का अनुभव रहा है। ऑपरेशन कारगिल में जनरल VP मलिक सेना अध्यक्ष थे वाजपेयी सरकार के समय में, तो उनको एक अनुभव है। तो उन लोगों ने भी सवाल उठाया है सीज फायर को लेकर के, लेकिन राजनीतिक दल के रूप में हम लोगों ने स्वागत किया। और आज फिर मैं कह रहा हूं कि भारत को ऑब्जेक्टिव हासिल हो गया है और कल सीज फायर के बाद
जिस ढंग से पाकिस्तान ने दोबारा अटैक किया और उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान के 11 ठिकानों पर ब्रह्मोस मिसाइल से जब इस्तेमाल किया गया और ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए जब चोट पहुंचाई गई है, पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। हमको लग रहा है कि भारत का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया होगा तो भारत को सीज फायर पर जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं लेता है। तो अगर पाकिस्तान अगर ईमानदारी से सीज फायर पे बात करता है और विश्वसनीय तरीके से, देखिए वर्ड्स अगर एक्शन में कन्वर्ट होते हैं, शब्दों को अगर क्रिया में कन्वर्ट करता है तो ऊपर आतंकवाद की चोट पड़ती है। पाकिस्तान युद्ध थोपता है इसलिए हम लोग रिटेलिएट करते हैं, नहीं तो भारत का इतिहास किसी पे आक्रमण करने की रही नहीं है। लेकिन एक थेथर भारत, एक थेथर पाकिस्तान, एक बदमिजाज पाकिस्तान संघर्ष विराम की आड़ में जो 4 घंटे के लैप्स पीरियड के बाद दोबारा जो अटैक किया, उसने अपनी विश्वसनीयता को और तार-तार किया, और न सिर्फ भारत की विश्वसनीयता को, अमेरिका की विश्वसनीयता को भी तार-तार किया है। इसलिए जो अमेरिका के दबाव में और पाकिस्तान के आग्रह पे जब कल दोपहर में 3:45 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की थी और 5 बजे सीज फायर हुआ था, तो इसका सम्मान होना चाहिए था। अंतर्राष्ट्रीय जगत ने भी इसका सम्मान किया था, इसका वेलकम किया था, तो पाकिस्तान को इसकी लाज रखनी चाहिए थी। पाकिस्तान भरोसे के लायक मुल्क नहीं है। भारत, हमको लग रहा है कि उसको रिटेलिएट करके सही जवाब दे रहा है। भारत वही कर रहा है जो भारत को करना चाहिए। विजय जी देखिए, सीज फायर एक तरह से कहा जाए कि होल्ड होता है, ठीक है, लेकिन ये सीज फायर का उल्लंघन तो उसके पाकिस्तान उससे पहले भी कर रहा था और कल की बात करें तो भी किया है, लेकिन ये पाकिस्तान तो सीज फायर का उल्लंघन करता ही रहता है। आप ये बताइए कि जिस तरह से बातें उठ रही है कि अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करे या फिर किसी प्रकार से हिमाकत करे तो भारत जो है पूरी तरह से अब संकल्पित है कि अब युद्ध सा, एक तरह से कहा जाए कि किसी प्रकार से भी आतंकी हमले की कोशिश हुई तो युद्ध सा माहौल ये बना देने की बात की जा रही है भारत की ओर से। जी, वादी हमला होता है तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, उसको युद्ध माना जाएगा, भारत उसी ढंग से रिटेलिएट करेगा। हमको लग रहा है कि ये पॉलिसी चेंज है और ये पॉलिसी चेंज जरूरी है। आप देखिए कि इसको मैं कोरिलेट करना चाहूंगा जो अपनी जो भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके साथ। आप याद कीजिए कि भारत की पॉलिसी क्या रही है न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में। भारत का ये स्टैंड रहा है कि नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है भारत की। किसी भी देश के खिलाफ पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा और जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उसके खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन आप याद कीजिए पिछले बार जब पाकिस्तान के साथ तनातनी हुई थी, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस नीति में परिवर्तन किया। उन्होंने ये कहा था पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है भारत उस पर पुनः विचार कर सकता है। तो समय के अनुसार नीतियों में परिवर्तन होता है। एक बड़ी परिवर्तन ये हुई है कि अगर कोई आतंकवादी घटना अगर होती है और उसमें अगर एक्ट ऑफ वार अगर है तो सरकार निश्चित तौर पर उसको रिटेलिएट करेगी और लड़ाई समझ करके युद्ध की शुरुआत करेगी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए कल मैं जब बात कर रहा था कि भाई जो 11 जो ठिकाने उनके जो ध्वस्त हुए हैं, ये 11 ठिकानों पर ब्रह्मोस से अटैक हुआ है। भारत का अपना मिसाइल है और भारत ने अपने स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस के जरिए जो 11 ठिकाने उनके हैं, जैसे मुद्रिक का था, जो आपका रफीकी एयरबेस है, रहीमवार खान है, चुनिया कुसूर है, आपका सुकरू का जो इलाका है, परसूर का इलाका है, सियालकोट है, सरगोधा है, बोलारी का है, तो जकोबाबाद है। तो ये महत्वपूर्ण एयरबेस है जहां पाकिस्तान को कल चोट खानी पड़ी है और ब्रह्मोस मिसाइल से ये भारत ने अटैक किया है। पाकिस्तान को कम से कम अब समझ जाना चाहिए और आतंकवाद से तौबा करना चाहिए। आतंकवाद को पाकिस्तान ने जो स्टेट पॉलिसी बना रखा है उसको पीछे हटना चाहिए। लेकिन कल चीन ने जिस ढंग से पलटी मारी, अब तक वो तटस्थ रहा था, अब तक ये कह रहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों को संयम बरतना चाहिए, लेकिन कल रात वहां के विदेश मंत्री ने यह कह दिया कि हम लोग इंटीग्रेटेड टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के लिए पाकिस्तान के फेवर में है, उसकी सार्वभौम की रक्षा के लिए पाकिस्तान के फेवर में है। तो ये चीन का जो तरीका है, ये तरीका चीन परिचित है, इसको कह सकते हैं कि एज एक्सपेक्टेड है। चीन, देखिए मुझे याद आ रहा है एक बड़े रक्षा विशेषज्ञ है, उन्होंने ये कहा था
कि हमारा, हमको याद आ रहा है कि जब रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, उन्होंने अपने इंटरप्रिटेशन में उसको ये माना था कि हमारा जो वास्तविक दुश्मन है वो पाकिस्तान नहीं है, हमारा वास्तविक दुश्मन चाइना है। ये उस वक्त के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का इंटरप्रिटेशन था। आज उनकी बातें सच हो रही है कि पाकिस्तान को सह देने वाला, पाकिस्तान को मजबूत करने वाला कोई और नहीं, चीन है। तो भारत सतर्क रहा है चीन को लेकर के, लेकिन चीन जो पहले ही यूरोपियन यूनियन का बाजार गंवा चुका है, जो पहले ही अमेरिका का बाजार गंवा चुका है, भारत से बड़े बाजार को जोखिम में डाल रहा है। हमको लग रहा है कि चीन का ये आत्मघाती कदम है। पाकिस्तान और चीन दोनों बराबर के दुश्मन है, भारत को उसी अनुरूप दोनों के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये मेरा मानना है। चलिए, हमारे साथ आपसे भी हम लगातार चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभी हमारे भैरव सिंह जी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी हैं और हिंदू धर्म के कहा जाए वो पूरी तरह से एक बड़ी बातें कहते हैं और युवा हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भैरव जी, आप किस तरह से इस सीज फायर को देख रहे हैं? क्योंकि अब तो सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष की ओर से भी सवाल उठ ही रहे हैं भैरव जी, कि सीज फायर की क्या ज़रूरत थी? यही वक्त था करारा जवाब देने की, लेकिन अमेरिका बीच में आता है और उसके बाद सीज फायर की बात हो जाती है। जी, सबसे पहले भारत माता की जय, जय श्री राम, जय झारखंड। देखिए, सीज फायर उस समय भारत ने स्वीकार किया, कुछ लोगों ने आग्रह किया, अमेरिका ने अपना विचार रखा कि हाँ सीज फायर होना चाहिए। हम लोग भी कि नहीं, ठीक है, जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जितना हम लोगों ने लिया, और एक इच्छा थी कि पीओके जो है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जो पाकिस्तानियों ने करके रखा है, इसका विषय भारत सरकार सदैव उठाते रहते हैं। और हमारे देश के जो गृह मंत्री संसद भवन में इस विषय को लेकर के हमेशा जो है चर्चा में इस विषय को बनाए रखते हैं। अभी मौका था, पाकिस्तान उसको ऑक्यूपाइड कर लिया, अपने जो है हमारे भारत माता के एक बड़े ने काटने का काम किया है। तो हम हमारे सांसद महोदय चिल्लाते हैं संसद भवन में, और हमारे माननीय गृह मंत्री चिल्लाते हैं। तो ये एक मौका था कि पीओके को वापस अपने में मिले, एक बड़ा मौका था। अभी तक तो ऐसा हो नहीं पाया, हसरत भी थी। हमारे जो देश की सेना है, चाहे वह थल से वायु, कोई भी एक अकेले सक्षम है पीओके को भारत को वापस मिलने के लिए। लेकिन सीज फायर हुआ तो सबको ने उसका सम्मान किया, ठीक है, कोई बात नहीं, बदला हुआ है। लेकिन एक कहावत है, उसको अपना पाल लीजिएगा, वो कभी भी पोस्ट नहीं मानता है, वो पलट क्या कंडीशन पाकिस्तान के साथ में कि आप उसको कितना पाल लीजिए, वो बम ही चलाए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पाकिस्तान ने तुरंत दे दिया, 4 घंटे के अंदर करके, और जो है हथियार चला दिया। पाकिस्तान भूल रहा है कि हमारे पास राफेल है, हमारे पास विक्रांत, हमारे पास हम हर में जो है हर प्रकार के हथियार कर लेते हैं। इसका कारण पाकिस्तान देख चुका है कि उसको एक भी जो है भारत सीमा में नहीं पाया, भारत पर की मिट्टी को नहीं छुपाया। तो हम लोगों का और प्रत्येक जो है उसका जो है जोखिम फैल लिया, चाहे वह पाकिस्तान के प्रमुख और रावलपिंडी अन्य क्षेत्र में जब हम लोगों ने उससे हम जो एयरक्राफ्ट सिस्टम जो मेंटेन करने वाले स्थान थे उसको चिन्हित कर भारतवर्ष में उनको तैयार करने का काम किया। पाकिस्तान ने भारत के लोगों ने इनसे रोक नहीं पाया। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी, आवाज पूरी तरह से क्लियर नहीं है, कट के आ रही है। भैरव जी, अगर स्पीकर में रखे हो तो उसे हटा दें, लेकिन चलिए हम आपसे फिर जुड़ते हैं, आप बने रहिए, आपसे बहुत अहम बातचीत हो रही है। अब विजय जी, किस तरह से आप अब ये तस्वीर देख रहे हैं जहां विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि आप अब संसद की बैठक बुलाइए
और उसमें उससे पहले भी, युद्ध के पहले भी इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी संसद बुलाने की बैठक करने की बात हो रही थी। अभी फिर वही राग अलापा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जो 26 लोगों की जो हत्या हुई, जिस तरह से आतंकवादियों ने हत्या की है, उस बेटी, उस बहू का क्या सरकार ने जवाब ले लिया है? ये सवाल अब उठ रहे हैं। क्या उनका वो जवाब उन आतंकियों को वो मार गिराए हैं? अब एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। आप क्या कुछ कहते हैं, इसमें सवाल करना चाहिए विपक्ष को या फिर नहीं करना चाहिए? ये मान लेना चाहिए कि सरकार ने उन आतंकियों को जो हिमाकत पहलगाम में की थी, उन आतंकियों को मार गिराया है? देखिए, सबसे पहली बात कि 22 अप्रैल को जो घटना घटी थी पहलगाम में, और उस मामले पर जो 7 मई को पाकिस्तान या भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की थी, जो आतंकवादी ठिकानों पर जो अटैक किया था, उनको जो नेस्तनाबूद किया था 9 ठिकानों को, हमको लग रहा है कि पहलगाम के मामले पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए फर्स्ट फेज में भारत ने मकसद हासिल कर लिया था। रही बात की आज जो विपक्ष टीका टिप्पणी कर रहा है, ये गैरवाजी में मैं ऐसा मानता हूं कि जब आपने एक बार सरकार को समर्थन दिया तो सरकार और चीजें बदलती रहती हैं। हमको लग रहा है कि जिस ढंग से भारत की सेना ने रिटेलिएट किया है और जिस ढंग से भारत की सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई है, इसका वेलकम होना चाहिए, टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। रही बात संसद बुलाने की, तो जब प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके लोगों का मंतव्य ले चुके हैं और फिर जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट बुलाने से अच्छा है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला लिया जाए, एक सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए। जब हर एक पार्टी के महत्वपूर्ण नेता अपनी बातों को रखते हैं तो हमको लग रहा है कि एक छोटे पार्लियामेंट का जो सेंटीमेंट होता है वो ऑल पार्टी मीटिंग में परिलक्षित हो जाता है। इसलिए पार्लियामेंट बुला करके और पूरे दुनिया में हमको लग रहा है कि तर्क और वितर्क की तमाशा को दिखाना हमको लग रहा है कि ये जरूरी नहीं। जरूरत पड़े तो सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, एक सर्वदलीय बैठक बुला करके फिर से इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ये मैं राजनीतिक बातें कर रहा हूँ, लेकिन जब जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और गुजरात ऐसा स्टेट जब पाकिस्तान के निशाने पर हो, जब इन 4 राज्यों के 24 जिलों पर गोले बरसाए जाते हों, यह और बात है कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना तगड़ा है कि जो उनके तरफ से जो फतेह 1 टाइप का मिसाइल भी जब आकर गिरता है, जैसे हरियाणा के सिरसा में उसको लॉन्च गिराया, मतलब टारगेट करने की कोशिश की गई, भारत के एयर डिफेंस ने उसको मार गिराया है। तो हमको लग रहा है कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, सेना का मनोबल गिरना नहीं चाहिए, सवाल उठना नहीं चाहिए सरकार और सरकार की नीयत पर। जरूरी अगर हो तो हमको लग रहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए। लेकिन अभी के समय में जब पाकिस्तान के जो बुद्धिजीवी हैं, जब पाकिस्तान के जब लोग हैं, जब वहां के लोग जब ये कह रहे हैं, जब वहां के बुद्धिजीवी हैं, वहां के कारोबारी हैं, जब ये कहते हो कि दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है, इकोनॉमी खस्ता हाल है, विफल रणनीति के कारण पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, अब अरब मुल्क भी पाकिस्तान के साथ नहीं है, तो राजनीतिक रूप से और रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ रहा है, पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। ऐसे हालत में भारत में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो विरोधी दल के नेता हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, उनसे भी हम लोग का आग्रह होगा कि जब सरकार को आप लोगों ने कंसेस दिया है, जब अपनी सहमति दी है, तो इंतजार करना चाहिए। और सरकार को भी सलाह होगा कि ये जो सीज फायर जैसे जो प्रयोग हैं, उनको बहुत सोच समझ कर ऑब्जर्वेशन पीरियड इसमें रख करके ये सब मामलों पर आगे बढ़ना चाहिए। कि सीज फायर, जैसे अभी सीज फायर के मामले में ये कहा गया था कि 12 तारीख को फिर से डीजीएमओ लेवल पर बातचीत होगी, तो हमको लग रहा है कि वो वेटिंग पीरियड होना चाहिए था बिफोर डिक्लेयरिंग सीज फायर विद पाकिस्तान। ये वेटिंग पीरियड होना चाहिए था और इसके बाद 12 तारीख को जब बातचीत होती और तब तक की पीरियड को ऑब्जर्वेशन में रखकर, इवेल्युएशन रखकर, इसके बाद सीज फायर का अनाउंस होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में सीज फायर की घोषणा हुई है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन मुझे लगता है कि सीज फायर भी जरूरी है। एक अमन पसंद मुल्क, एक तरक्की पसंद मुल्क बहुत दिनों तक युद्ध में नहीं रह सकता है, नहीं उलझना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ऐसे मुल्क को कड़ाई से सबक सिखाने की भी जरूरत है। ठीक है विजय जी देखिए 12 तारीख को जो डीजीएमओ की बैठक है दोनों देशों के ओर से, अब देखिए ये तो सवाल अब उठ रहा है कि जो सिंधु नदी की बात करें,
वो पूरी तरह से बैन तो अभी भी रखा गया है। वीज़ा की बात करें वो भी बैन रखा गया है। तमाम व्यापार की बात करें तो वो भी बैन रखा गया है। और उधर सीज फायर हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जो है बैन ही रखा जाएगा डीजीएमओ की बैठक के बाद, या फिर कुछ ऐसा हटाने की बात हो? एक सशस्त्र जो बोलते हैं सशर्त जो बातें हैं भारतीयों की ओर से, भारतीय सेना और भारत की सरकार जो है सशर्त उसे डीजीएमओ की बैठक में ऐसी बातें होगी जो पाकिस्तान को मानना होगा। देखिए, निश्चित तौर पर पाकिस्तान तो ये चाहेगा कि उसके लिए इजी कंडीशंस हो, जो सैंक्शन लगे हैं उनको बहाल किया जाए, उनको लिफ्ट अप किया जाए, ये पाकिस्तान चाहेगा। लेकिन जब सीज फायर की पहल पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, इस पूरे प्रकरण में गलती पाकिस्तान की है, तो हमको लग रहा है कि इंडिया को हार्ड कंडीशन पे जाना चाहिए। और जिन प्रतिबंधों को लेकर के भारत ने शुरुआती जो रणनीति के तौर पर, जो कूटनीति के तौर पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उनको नहीं हटाना चाहिए, और सरकार के तरफ से उन प्रतिबंधों को जारी रखते हुए सीज फायर पर जाना चाहिए। और कल भी मैंने कहा था कि अगर डीजीएमओ लेवल पर 12 तारीख को बात होती है और अगर सब कुछ अगर ठीक रहता है और सीज फायर को कंटिन्यू करने की बात होती है, फिर भी व्यापार की बहाली और सिंधु नदी का जो समझौता है वो निलंबित रहना चाहिए तब तक, जब तक हालात सामान्य न हो जाए और पाकिस्तान आतंकवाद की नीति से तौबा न करता हो, तो तब तक इंतजार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले पर पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका एक बड़ा रोल है। जो जनरल मुनीफ है उनके साथ जो सत्ता का जो एक नया जो टसल जो अभी शुरू हुआ है, कल आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री वहां के जो थे वो राष्ट्रपति आसिफ जरदारी से मिलने गए थे। इसके बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। एक समय तो ऐसा लगा कि वहां के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि सेना के साथ भी एक बार्गेनिंग चल रहा है वहां की सरकार का। तो हमको लग रहा है कि वहां पे सत्ता है वो सत्ता पलट की भी कोशिश वहां पर हो सकती है। लेकिन शरीफ कुनबे यानी कि शरीफ परिवार के साथ हमको लग रहा है कि सेना के जो टकराव चल रहे हैं उसको लेकर के लग रहा है कि बिलावल भुट्टो का जो कुनबा है, जो भुट्टो जो परिवार है उसके करीब सेना जा रही है। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान के अंदर एक बड़े परिवर्तन की तरफ जा रही है, ऐसा मैं देख रहा हूं। क्योंकि सेना जिस ढंग से वहां पर काम कर रही है और सेना जिस ढंग से अपनी निष्ठा बदलती है और हर हाल में अपनी सुपरमेसी को प्रूव करती है। आपको याद होगा कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री जब मिलने के लिए गए थे पाकिस्तान के विदेश मंत्री से, तो उस वक्त भी सेना प्रमुख वहां पे मौजूद थे। तो वो इंगित करता है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को सुपरसीड करता है। ये बहुत बार इस चीज को दुनिया ने देखा है। हमको भी लग रहा है कि वहां की सेना के हरकत से पाकिस्तान की राजनीति बदलने जा रही है। भैरव जी, जरा ये भी बताइए कि जिस तरह से अभी सीज फायर हुआ है और जो दहशतगर्दी पाकिस्तान करता है भारत को लेकर, और क्या सीज फायर पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना बंद करेगा, उनके ठिकाने को ठिकाना लगाने का काम करेगा, या फिर वो आतंकियों और दहशतगर्दियों को वो पालना तो छोड़ेगा नहीं? क्योंकि जो पाकिस्तान की जो करतूत है वो पूरा दुनिया देखती है। लेकिन इधर चाइना, जरा इसका भी जवाब दीजिएगा कि उन्होंने चाइना को ये कहा है कि आपने मदद किया इस युद्ध विराम को कर। तुर्की, जिसे भारत ने अरबों रुपया दिया उस भूकंप में, उसे कहा कि आपने मदद किया, और अन्य ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान की ओर मोह लिए हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से सीज फायर हुआ है वो आतंकवाद भी बंद होगा, पाकिस्तान करेगा आतंकवाद को बंद? देखिए, पहले तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं जी, और पुनः भारत माता की जय, जय श्री राम, जय झारखंड। और आपने कहा, प्रश्न किया कि क्या पाकिस्तान अपने अंदर के आतंकवाद को खत्म करेगा। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी बिल्कुल जी। तो क्या कभी तक इसका उदाहरण यही है कि जब भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उनके जो पाकिस्तानी अड्डे हैं 8 शहरों के 9 प्रमुख जगहों पर जब मिसाइल दागे जाते हैं और जब आतंकवादी मरते हैं, और स्टेटमेंट भी आता है कि हम लोगों ने, जिन लोगों ने हमारे भारतीय लोगों को मारा, उनके जैसा आतंकवादी विचार रखने वाले प्रमुख स्थलों को हम लोगों ने टारगेट किया है जहां पर मुजाहिद बनाए जाते थे।
जहां मुजाहिद बनाया जाता था वहां जब मिसाइल गिरता है और आतंकवादी मरते हैं तो आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के सेना प्रमुख और अपने सैनिकों के साथ जाते हैं। अगर पाकिस्तान और आतंक का कोई संबंध नहीं है, आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं है, तो वहां के सेना प्रमुख और अन्य सैन्य अधिकारी उस आतंकवादी लोगों के जनाजे में क्या कर रहे थे, पहला तो ये प्रश्न है। इससे स्पष्ट हो जाता है पाकिस्तान आतंकवादियों का बहुत है और उनको हासिल करने का काम करता है और बाद में वो भारत को बर्बाद करने के लिए इस्लामिक जिहाद लेकर के आतंकवाद जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद करके और भारत में घुस जाते हैं। और इस प्रकार की कई घटना, ये तो आपको पहलगांव वाली पहली घटना तो नहीं है, इससे पहले भी चाहे अक्षरधाम मंदिर हो, चाहे कसाब के द्वारा होटल ताज का बम ब्लास्ट हो, मुंबई के अन्य क्षेत्रों में बम ब्लास्ट हो, अन्य ऐसे कई कहानी आपको पता है। पहले हम लोग मोमबत्ती लेके निकलते थे, अब हम लोग गोली चलाते हैं और बम चलाते हैं और ब्रह्मोस मिसाइल और राफेल और सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो ये भारत की शक्ति को दर्शाता है। तो पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद का विरोध नहीं कर सकता है क्योंकि उसी से उसका पेट चल रहा है। दूसरा प्रश्न आपने किया कि जिस प्रकार चाइना और तुर्की, ये दो देशों को छोड़ करके 195 में से एक भी अन्य देश ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया, उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। इससे आप उसका लेवल समझ सकते हैं कि आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के कई देशों में जाते हैं और हजारों लाखों की भीड़ जमा आती है उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। और पाकिस्तान कतार लेकर के पूरे विश्व भर में और तुर्की के अलावा तुर्की देश जहां भूकंप आया था तो भारत ने दो हाथ खोल करके उसकी सहायता के लिए जो है उसको गले लगाया। जी भैरव जी भैरव जी बहुत 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 अच्छी बात है कि चाइना की जो जिस तरह से चाइनीज माल का इस्तेमाल करता है भारत और तुर्की का जो माल इस्तेमाल करता है तो उसकी बात तो बोलेगा ही। चलिए, थोड़ी आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ ऐसा है कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा। हम पीसीआर को कहेंगे कि थोड़ा आवाज़ क्लियर करके ही कुछ जोड़ें भैरव जी से, क्योंकि भैरव जी बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं। देखिए, अब विजय जी ये ज़रा बताइए कि जिस तरह से, चलिए विपक्ष की एक बार फिर बात कर लें कि विपक्ष अगर पुलवामा की बात करें तो वहाँ पर भी उन्होंने और उससे पहले भी कई सवाल उठाते लगातार कि भाई कितने सैनिक, ये बताएं कि कितने आतंकियों को मारे। अब फिर एक बार यह सवाल उठ जाता है कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्या जो पुलवामा का बदला भारत की सेना ने ले लिया, ये सवाल फिर उठ गए हैं। ये समझ में नहीं आता है कि एक तरफ तो विपक्ष पूरी तरह से भारत सरकार, भारत की सेना की तरफ, लेकिन फिर ये सीज फायर क्यों, इस पर थोड़ी सी तो चर्चा करते हैं, उसके बाद थोड़ी अहम मुद्दों पर भी बात करेंगे। जी, चूंकि मुझे किसी और चैनल पे भी जाना है इसलिए आखिरी सेगमेंट होगा मेरा ये। और निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि जिस ढंग से विपक्ष का अभी जो रवैया है, चूंकि भारत अभी युद्ध के बीच में है और पाकिस्तान का थ्रेट बना हुआ है, भारत की सेना वहां जवाब दे रही है, ऐसे हालात में यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर पक्ष और विपक्ष के बीच में अगर खींचातानी होगी तो इसका संकेत गलत जाता है। यहाँ के नेताओं के बयान वहां के पार्लियामेंट में बोले जाते हैं, यहाँ के नेताओं का बयान वहां के टीवी चैनल्स पे दिखाए जाते हैं। इसलिए इस वक्त चाहे वो पुलवामा का मामला हो, चाहे यूरी का मैटर हो, चाहे कोई भी आतंकवादी हमला, उसका रेफरेंस देकर के भारत के राजनीतिक दलों को, राजनीति खास करके विपक्ष के लोगों को राजनीति अभी नहीं करनी चाहिए। अंदरूनी राजनीति के लिए और अंदरूनी सवाल जवाब के लिए बहुत समय है, लेकिन ये जो समय है वो देश के जनता, देश के सरकार के साथ और देश की सेना के साथ खड़े होने का वक्त है। तो ऐसे हालात में हमको लग रहा है कि जो विपक्ष के लोग जो बेवजह की टिप्पणी कर रहे हैं और जो सवाल जवाब कर रहे हैं, उसका माकूल समय नहीं है। टाइमिंग को ध्यान में रखना चाहिए, समय को ध्यान में रखना चाहिए। हर चीज का एक वक्त होता है, एक समय होता है। सरकार पे, सेना पर सवाल उठाने का ये समय नहीं, ये वक्त नहीं। एक बार ये क्राइसिस खत्म हो जाए, ये संकट खत्म हो जाए, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हो जाए, इसके बाद घरेलू मोर्चे पर सरकार से सवाल जवाब करने के लिए किसको लोगों ने रोका है? लोगों को सवाल पूछना चाहिए और हम लोग भी सवाल पूछेंगे सरकार से, लेकिन हम लोग आज सवाल पूछने की स्थिति में नहीं है। आज सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। आज केंद्र की सरकार, केंद्र की तरफ से रक्षा मंत्री, यहाँ के विदेश मंत्री और भारत की सेना के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहे कि यही सही राजनीति है अभी के समय में। ये समय का डिमांड है। समय यही कहता है कि
कि आपको अगर सच्चे भारतीय हैं, अगर भारत के राजनीतिक दल है और अगर भारत के जिम्मेवार नागरिक है, तो आपको भारत की सरकार, भारत की सेना के साथ आज खड़ा होना चाहिए। विजय जी, एक बात ये भी है कि जिस तरह से पाकिस्तान सीज फायर कहा जाए, उन्होंने जोरदार जब हमला हुआ भारत की ओर से तो सीज फायर चलाया। अभी देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये कहते हुए नजर आए, उन्होंने चाइना को धन्यवाद दिया, तुर्की को धन्यवाद दिया, अन्य जो देश हैं जो मोह में है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान चूँकि तुर्की का भी इस्तेमाल करता है, शस्त्र इस्तेमाल करता है, और चाइना से क्या, हालांकि चाइना तो बहुत बड़ा सपोर्ट पाकिस्तान की ओर दिखता हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन चाइना ज़रूर पाकिस्तान की ओर से ये है कि चाइना ने हमें सपोर्ट किया। और एक बात उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी चर्चा की कि उन्होंने इस युद्ध जो है उसे सुलझाया है, सीज फायर फ़िलहाल दोनों देशों की ओर से। तो एक तरह से कहा जाए कि भारत की ओर से एक तो कायराना हमला करता है और कई देशों से ये चिल्लाता है, वो चिल्ला रहा है कि सीज फायर करवाइए, और उसके बाद ये सीज फायर होता है। तो निश्चित तौर पे जो पाकिस्तान की गीदड़ भभकी है वो पूरी दुनिया इस बार देखी। नहीं, निश्चित तौर पर पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है वो पूरी दुनिया को पता है। आतंकवाद को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर है, सबको पता है। चाइना और तुर्की उसका परमानेंट अलाई पार्टनर है, दुनिया ने एक बार फिर से देखा है। रही बात धन्यवाद देने की, तो उन्होंने अरब मुल्क में किसी को धन्यवाद नहीं दिया, उन्होंने धन्यवाद दिया है अमेरिका को, कि जिनके गिड़गिड़ाने के कारण अमेरिका ने सीज फायर की बात की और भारत ने उस प्रस्ताव को माना। लेकिन उसी प्रस्ताव को 3 घंटे के बाद तोड़ करके जिस ढंग से दोबारा पाकिस्तान ने हिमाकत की, और बदले में भारत की तरफ से जो बर्बोस मिसाइलों ने जब मोर्चा संभाला, तो पाकिस्तान देर रात के बाद फायरिंग करना भूल गया। और अब अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं तो कोई गोलाबारी नहीं हो रही है। तो पाकिस्तान मजबूर होकर के ही सही सीज फायर की तरफ बढ़े, अपने आवाम की रक्षा करे, अपने सैनिकों की रक्षा करे, कि इसी में उसका भलाई है, इसी में उसका हित है। रही बात भारत की, तो भारत एक मजबूत राष्ट्र है, एक प्रगतिशील और गतिशील इकोनॉमी है, दुनिया का बहुत बड़ा बाजार है, बहुत सारे तरक्की पसंद मुल्कों के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते हैं। हमको लग रहा है कि भारत को भी बहुत लंबा लड़ाई में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई हिमाकत पाकिस्तान करता है तो उसको हार्ड एंड फास्ट चोट देना चाहिए। कम समय में छोटे युद्ध में बड़ा चोट पाकिस्तान को मिलना चाहिए। इस नीति पर भारत की सेना काम कर रही है और आगे भी इसको काम करने की जरूरत है। देखिए विजय जी, पाकिस्तान के आवाम को भी जागने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का जो हस्र है, चाहे आर्थिक स्थिति में हो, उसे जो मांगना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है अन्य देशों से, और जो आवाम को भी जागने की ज़रूरत है। ये ज़रूर है कि आवाम क्या करे, आवाम तो वोट ही देने का काम आवाम के द्वारा होता है, वहाँ की जनता के द्वारा होता है। लेकिन एक आवाज़ उठानी ज़रूरी है वहाँ, कि आतंकवादियों को पनाह न दे और न दहशतगर्दी करे। आपको क्या लगता है कि जो भी आवाम अगर किसी भी जिसे भी जिताती है, उसका सभी जो हुक्मरान है सभी का वही हाल? नहीं, निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सेंटीमेंट है जो जाहिलों का है। उन लोगों को ये समझ में आता है कि जो पाकिस्तान के रहनुमा होंगे वो एंटी इंडियन सेंटीमेंट के होने चाहिए, तो ही पाकिस्तान का भला हो सकता है। और यही बुनियादी गलती करते हैं वहां के लोग। उन लोगों को अगर तरक्की पसंद है, अगर उनको अमन पसंद है, तो उनको इस बात का हिमायती होना चाहिए कि भारत एक बड़ा इकोनॉमी है, भारत एक बड़ा बाजार है, भारत एक बड़ी शक्ति है, उसके साथ दोस्ती पाकिस्तान के हित में है। मगर वहां के जो जाहिल वोटर है, वहां के जो जाहिल जनता है, वो इस बात की ज्यादा हिमायती है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो नेता बोलेगा, जो काम करेगा, उसके साथ हम लोग चलेंगे। तो ये विरोध की राजनीति की पराकाष्ठा है कि पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग भारत के विरोधी हैं या भारत के पाकिस्तान में रहने वाले लोग भारत को नहीं चाहते हैं। वहां के जो बड़े जो बुद्धिजीवी हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान का इकोनॉमी ग्रो करे। यहाँ पर जो बुनियादी जो मसले हैं पाकिस्तान के, एजुकेशन का, फूड का, हेल्थ का, सुरक्षा का, वो सब वो सब फुलफिल किए जाए। लेकिन ऐसा चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, जाहिलों की संख्या ज्यादा है। यही कारण है कि भाई वहां की सरकार जाहिलाना हरकत करती है। पाकिस्तान में जो भी सरकार आती है वो एंटी इंडियन सेंटीमेंट की सरकार आती है, सेना के हाथ में वो कठपुतली सरकार होती है। और यही कारण है
कि भारत के खिलाफ काम करने वाले जो नेता है उनको वहां वोट दिया जाता है, और नतीजा सबके सामने है। जो टेरर पॉलिसी है, वहां का स्टेट पॉलिसी है, जो भारत को परेशान करता है, भारत को रिटेलिएट करना पड़ता है। चाहिए कि पाकिस्तान के लोग अपने रहनुमाओं को समझाएं और तरक्की के लिए, बदलाव के लिए वहां की जनता को वोट देना चाहिए, और वहां के नेताओं को भी चाहिए कि अपने मुल्क को तरक्की के रास्ते पे लेकर के आगे बढ़े और आतंकवाद का रास्ता छोड़े। विजय जी, देखिए, अगर कहा जाए कि मध्यस्थता के बाद अमेरिका ने की मध्यस्थता, लेकिन याद कीजिए वो रूस और यूक्रेन के युद्ध में वो कोशिश अमेरिका के द्वारा किया गया, और यहाँ तक कि यूक्रेन को बुलाकर भी ये बताया गया कि आप युद्ध ना कीजिए, शांत हो जाइए। लेकिन यूक्रेन मानने वाला नहीं, वो सीधे सीधे अमेरिका को कहा कि पहले रसिया को समझाइए, उसके बाद कुछ बात बनेगी, पहले रसिया को तो समझाइए। लेकिन रसिया, रूस को समझाना भारी मुश्किल अमेरिका को। लेकिन अचानक से अमेरिका की मध्यस्थता होना भारत और पाकिस्तान को लेकर, और ये पहले अगर कहा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति कहे, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि ये सदियों का युद्ध है भारत पाकिस्तान का, जल्द ही सुलझ जाएगा। एक असली बात तो ये है कि भारत और पाकिस्तान में उनका व्यापारिक कुछ बड़ा मामला तो है ही, इसी को लेकर उन्हें मध्यस्थता करनी पड़ी, या फिर विजय जी कुछ और बात है? नहीं, निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि जहां तक इकोनॉमिक इंटरेस्ट का प्रश्न है तो पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और आप ठीक कह रहे थे कि जो यूक्रेन और रूस के बीच हो रहा है वो दुनिया के लिए उदाहरण है कि कोई भी दो पड़ोसियों के बीच अगर लंबा युद्ध अगर चलता है तो दोनों के इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं है, अमन पसंद लोगों के लिए अच्छा नहीं है, नागरिक मारे जाते हैं, सैनिक मारे जाते हैं। तो युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, लेकिन युद्ध आखिरी विकल्प है। अगर कोई देश न माने तो युद्ध आखिरी विकल्प है, युद्ध होना चाहिए, युद्ध के हम लोग भी हिमायती हैं, लेकिन एक अमन पसंद राष्ट्र कभी भी युद्ध को लंबा नहीं खींचेगा। अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के बाद वो फिर अपने बैरक में लौटेगा, अपने सेनाओं को बोलेगा कि बस बहुत हो गया, अब रहने दिया जाए। बट हार्ड एंड फास्ट रिटेलिएशन होना चाहिए, ये युद्ध नीति होना चाहिए। लंबा युद्ध खींचे ये हम लोग के समझ से थोड़ा बाहर है। रही बात अमेरिकी इंटरेस्ट को लेकर के, तो वो जो आप कह रहे हैं वो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट से ज्यादा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। दुनिया में एक धमक दिखानी है कि इंडो पाक के बाद के बीच जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें अमेरिका ने के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में अमेरिका ने कामयाबी पाई है। तो दुनिया के राजनीति में अपनी धमक साबित करने के लिए अमेरिका ने जरूर प्रयास किया, इंडिया ने भी उसको वेलकम किया, हम लोग सभी ने वेलकम किया, लेकिन पाकिस्तान ने उसको गद्दारी की है। पाकिस्तान ने झूठ बोल करके सीज फायर की तरफ गए और रोल बैक किया। हालांकि कल रात के बाद शांति, अभी कोई और डेवलपमेंट नहीं है। हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि सीज फायर कंटिन्यू करे, नॉर्मलसी की तरफ जाए, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात हो, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य हैं ये डिस्टर्ब हो, ये शेलिंग के अंदर रहे, वहां के नागरिक मारे जाए, ये हम लोग भी नहीं चाहेंगे। सीज फायर होना चाहिए, युद्ध विराम रुकना चाहिए। और चूंकि मुझे अब दूसरे चैनल पे भी जाना है, इसलिए अच्छा होगा कि मैं विदा लेना चाहूंगा अब। नहीं विजय जी देखिए, एक जो संगठन की बात होती है, कई संगठन तो बने हुए हैं विश्व लेवल पर, लेकिन विश्व लेवल पे ये भी संगठन में इस बात को उठाने की ज़रूरत है, इस बात को खास तौर पर रखने की ज़रूरत है कि आतंकवाद चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी देश में आतंकवाद हो रहा हो, आतंकवाद पल रहा हो, अगर कोई देश आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है तो उस देश को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाए। ये एक यूनिटी होनी चाहिए पूरे विश्व में, ये होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन यूनिटी होता बिल्कुल नहीं। ये विश्व बिरादरी को सोचना चाहिए, बिल्कुल ये विश्व बिरादरी को सोचना चाहिए कि आतंकवाद पसंद मुल्क को अलग थलग कर देना चाहिए। और हमको लग रहा है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क अलग थलग हुआ है विश्व समुदाय के। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही देखिए जिस ढंग से भारत को ये समर्थन मिला पूरे विश्व समुदाय का, पाकिस्तान को नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो अलग थलग पड़ चुका है। लेकिन इसको और आइसोलेट करने की जरूरत है। हमको लग रहा है कि तुर्की और चीन को भी अब सोचने की जरूरत है कि वो भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट से बाहर जाए, उनको भी भारत के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए, और पाकिस्तान जैसे आतंकवाद परस्त मुल्क को मदद नहीं करना चाहिए, उनको भी ऐसे मुल्कों से पीछा छुड़ाना चाहिए। और राजनीतिक रूप से अलग थलग पाकिस्तान, निश्चित तौर पर खस्ताहाल पाकिस्तान, आर्थिक रूप से जर्जर पाकिस्तान अपने आतंकवाद के कारण और आतंकवाद की नीति के कारण पूरे दुनिया में अलग थलग पड़ रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन वहां के लोगों को सद्बुद्धि है, ये हम लोग भी कामना करेंगे, हम लोग भी चाहेंगे कि वहां के लोगों को और वहां के नेताओं को सद्बुद्धि आए। मैं क्योंकि अब जाना चाहूंगा, इसलिए मुझे आप रिलीज करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
मुझे दूसरे चैनल चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका विजय जी शुक्रिया। हमारे साथ भैरव जी भी धन्यवाद जुड़े, आपका। उनसे थोड़ी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन फिर हम भैरव सिंह से जुड़ेंगे जरूर आने वाले समय में। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, जब ये सीज फायर का जो उल्लंघन लगातार पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा था और जिसका जवाब भारत ने दिया, और पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से स्थिति बनी, और उसके बाद जब हुआ ऑपरेशन सिंदूर, महज 3 दिन में ही पाकिस्तान की औकात, पाकिस्तान को औकात समझ में आ गई। जितना जो बिलावल भुट्टो हो, चाहे सेना, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हों, चाहे वहाँ के प्रधानमंत्री हों, सभी जो गीदड़ भक्की देते थे वो अब शांत हुए हैं। लेकिन ये बहुत सोचने वाली बात है कि विश्व लेवल पे, विश्व स्तर पे इस बात को रखने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी देश में आतंक को बढ़ावा दिया जाएगा, आतंकवादियों का समूल नाश तो करना ही चाहिए, पूरे विश्व में एका बनानी चाहिए। और जो देश आतंकवाद को सपोर्ट करेगा उसे अलग थलग कर दिया जाए, और उसे जिस तरह से अभी पाकिस्तान को जो पैसे देने की बात हुई है, ये पैसा, एक पैसा नहीं पाकिस्तान को दिया जाए। इसके अलावे जिस तरह से पाकिस्तान को तुर्की ने सपोर्ट किया है, वो वही तुर्की है, दर्शकों को बता दें कि वही तुर्की है जो अभी हाल ही में तुर्की में महाभूकंप हुआ था, और इसमें अरबों रुपए, खरबों रुपए भारत ने तुरंत बिना सोचे, बिना धर्म देखे एक देश को मदद किया, वो तुर्की। आज तुर्की एक तरह से कहा जाए, जिस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात किया, उन्होंने आतंकवाद की बात नहीं की। तुर्की को भी सबक सिखाने की ज़रूरत है, और चाइना को भी सबक सिखाने की ज़रूरत तो है ही, क्योंकि चाइना अंदर खाने में पाकिस्तान की मदद तो करता ही है, लेकिन पूरे विश्व में एक मजबूती के साथ एक संगठन बनाने की ज़रूरत है, और उस आतंक को, उस आतंकवादियों पर निशाना बनाने की ज़रूरत है। लेकिन कुल मिला के कहा जाए, जो चर्चा हुई अभी सीज फायर और तमाम बातों को लेकर, जिस तरह से विपक्ष भी फिर हमलावर हो उठा है, तमाम अभी राजनीतिक और जो बैठकों का दौर चल रहा है, और जिस तरह से अमेरिका का मध्यस्थता हुआ है, तमाम बातों की चर्चा अभी खूब हो रही है। लेकिन कुल मिला के कहा जाए, ये तो भारत की जीत है, भारतीय सशस्त्र बलों की जीत है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।